नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में कर्मधारय समास की पहचान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने समास और उसके भेद के बारे में, तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे उसके बारे में, अव्ययी भाव को अव्ययी भाव समास क्यों कहते हैं, इसका नाम क्यों पड़ा है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो इस पर हमारा पूरा फोकस मित्रों कर्मधारय समास की पहचान पर ही रहने वाला है। तो सबसे पहले संक्षेप में जो हम समास के बारे में पढ़े हैं उसको जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। कि समास की जब दो या दो से अधिक पद अपने अपने विभक्तियों को या अपने अपने कारक चिन्हों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उस मेल को समास कहते हैं। ये हम सब जानते हैं, ठीक है। समास के लिए कम से कम दो पदों का होना जरूरी है, दो से अधिक पद भी हो सकते हैं, लेकिन जितने सारे पद भी हो लेकिन मिलने के बाद वह दो ही पद होता है। जिसे हम लोग पूर्व पद कहते हैं और उत्तर पद कहते हैं। तो इस पर हम लोग नहीं जाएंगे। उसके भेद पर अगर हम देखेंगे तो समास के 6 भेद हैं और उन 6 भेदों में से एक भेद आपका जो है कर्मधारय समास है। समस्या यह होती है कि कर्मधारय समास की पहचान कैसे करें। अव्ययी भाव को पहचान लेते हैं, तत्पुरुष समास को पहचान लेते हैं, लेकिन कभी कभी दिक्कत कर्मधारय समास के पहचान को लेकर होती है और उसके विग्रह को लेकर होती है। तो इसमें हम लोग विग्रह पर भी ध्यान देंगे और पहचान पर भी ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमें जो देखना है कि कर्मधारय समास को समझने के लिए किन बातों को पहले समझना जरूरी है। तो मित्रों, इसको समझने के लिए हमें 4 और ऐसे बिंदु हैं, ऐसी बातें हैं जिसको जानना जरूरी है। यदि हम इन चारों को नहीं जानेंगे तो क्या होगा, हम कर्मधारय समास को पहचान भी नहीं पाएंगे और उसका विग्रह भी नहीं कर पाएंगे। वे चारों क्या है? उस चारों में अगर पहला देखेंगे तो पहला है मित्रों विशेषण। पहला है विशेषण, ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा है विशेष्य। विशेष्य। तीसरा क्या है? इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तीसरा क्या है? उपमेय। उपमेय। और चौथा क्या है? उपमान। यानी इन चारों की हम समझ लेते हैं, इन चारों के बारे में हम जान लेते हैं तो कर्मधारय समास को जानने में पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इसकी परिभाषा भी हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सबसे पहले विशेषण को लेते हैं, जिससे हम लोग जो है इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण हम जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखते हैं तो हो गया लंबा रास्ता। लंबा रास्ता जो है ये आपका 2 शब्द है और इस लंबा रास्ता में लंबा क्या है? लंबा जो है वो विशेषण है। स्पष्ट है। इस तरह से जितने भी सारे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या है? विशेषण शब्द है। तो मित्रों विशेष क्या है? तो विशेष क्या होगा? हम देखेंगे कि लंबा क्या कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है मित्रों? तो रास्ता की। ध्यान रखिएगा, लंबा रास्ता की विशेषता है, इसलिए याद रखना पड़ेगा कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, यानी विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है मित्रों वह होता है विशेष्य। यहां पर जो है रास्ता क्या हो गया? रास्ता विशेष्य है, ठीक। तो संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन विशेष्य के लिए उसके साथ विशेषण होना जरूरी है। तो मित्रों हो गया ये विशेषण और विशेष्य, ये 2 स्पष्ट है। दूसरा आ रहा है उपमेय उपमान। यदि मित्रों आप लोगों ने अगर उपमा अलंकार पढ़ा होगा, उपमा अलंकार अगर पढ़ा होगा तो पढ़ते समय ध्यान दिया होगा कि इसके 4 अंग हैं। उपमा अलंकार के जो है 4 अंग हैं, जिसमें पहला और दूसरा जो है उपमेय और उपमान है। पहला दूसरा उपमेय उपमान है। तीसरा जो आता है वह आता है वाचक शब्द आता है, वाचक शब्द। और चौथा जो आता है साधारण गुण या धर्म आता है। ध्यान रखिएगा इसको, ये 4 अंग है उपमा अलंकार के, उपमेय उपमान वाचक शब्द और गुण या धर्म, ये 4, ठीक। तो हम उपमा अलंकार तो पढ़ नहीं रहे मित्रों कि चारों चर्चा करेंगे। हमें जानना क्या है? उपमेय उपमान को, ठीक है। देखिएगा ये क्या है? अलंकार है। और हम अलंकार जानते हैं क्या है कि काव्य के सौंदर्य को, भाषा के सौंदर्य को वृद्धि करने के जो काम करता है वो अलंकार है, ठीक है। तो उपमेय क्या है, उपमान क्या है, इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से पहले समझ लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, जिससे मैंने पहले ही कह दिया आप लोगों को कि अगर इन चारों को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम कर्मधारय समास को भी नहीं समझ सकते हैं, इसलिए इन चारों को जानना जरूरी है। उपमेय उपमान क्या है? उदाहरण के लिए देखिए
कि अगर कहेंगे सीता का मुख सुंदर है, अगर कहते हैं कि सामान्य सी बात है कि सीता का मुख सुंदर है, लेकिन कभी कभी हम मुख की सुंदरता को और भी ज्यादा बताने के लिए हम किसी के साथ उसकी तुलना करते हैं, ठीक, ये समानता दिखाते हैं, जो उपमा अलंकार में करते हैं हम। और इसी वाक्य को, जो वाक्य में कह रहा हूं कि सीता का मुख सुंदर है, अगर इसी बात को हम कहेंगे कि सीता का मुख, मैं यहां लिख दे रहा हूं, सीता का मुख चांद के समान, चांद के समान सुंदर है, ये मैंने लिख दिया, चांद के समान सुंदर है। अब देखिए इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, यदि यहां पर रहता है कि सीता का मुख सुंदर है, चांद के समान अगर हटा देते हैं, सीता का मुख सुंदर है, ये सामान्य कथन है। लेकिन जब कह रहे हैं कि सीता का मुख चांद के समान सुंदर है, यानी हम सीता के मुख की तुलना जो है हम चांद से कर रहे हैं, यानी चांद की सुंदरता जो है वह श्रेष्ठ है, इसलिए हम सीता की मुख की सुंदरता को दिखाने के लिए हम चांद का सहारा ले रहे हैं, ठीक है, ये स्पष्ट है। अब इन दोनों में सीता का मुख एक है और दूसरा है चांद है, इन दोनों में उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है मित्रों? तो याद रखिएगा कि हम जिसकी तुलना करते हैं, जिसकी तुलना या समानता दिखाते हैं, तुलना करते हैं या समानता दिखाते हैं, याद रखिएगा। जैसे इस वाक्य में हम किसकी तुलना कर रहे हैं, सीता के मुख की तुलना कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये सीता के मुख की तुलना कर रहे हैं, तो सीता के मुख क्या है, वह उपमेय है, सीता के का मुख उपमेय है। और जिससे हम तुलना करते हैं, ठीक है, जिससे हम तुलना करते हैं वह उपमान है, ठीक है, यानी जिस शब्द की हम तुलना करते हैं वह उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे हम तुलना करते हैं उसे उपमान कहते हैं। इस वाक्य में सीता का मुख जो उपमेय है और चांद जो है उपमान है, यह स्पष्ट है। अब बताइए कि इसका जो है कर्मधारय समास के साथ क्या संबंध है, ठीक है, इन चारों का। यदि मैं परिभाषा बोलूं कर्मधारय समास की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या संबंध है। परिभाषा क्या है इसकी, कि जिस समास में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय कहें या उपमेय उपमान कहें, कि संबंध का बोध होता है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं मित्रों, कि जिस समास में विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का बोध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए, इसलिए मैंने कहा था कि इन चारों को जानना जरूरी है, अगर नहीं जानेंगे तो परिभाषा भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई कि जिस समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का बोध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक। पहचाने कैसे, अब पहचाने कैसे, तो यहीं पर पहचान भी छुपा हुआ है मित्रों, कि जब हमारे पास समस्त पद आएगा और देखेंगे कि उसमें विशेषण विशेष्य है तो वह कर्मधारय समास में आएगा। यदि हम देखेंगे उपमेय उपमान है तो उसमें कर्मधारय समास आएगा। लेकिन पहचाने कैसे, पहचाने कैसे, तो विग्रह करने पर, यदि विग्रह दिया हुआ है तो ठीक है, समास विग्रह दिया हुआ है तो ठीक है पहचानने के लिए, अगर नहीं दिया हुआ है तो विग्रह करके देखेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए विशेषण विशेष्य को लेते हैं, ठीक, इसका उदाहरण लेते हैं एक दो। जैसे पहला अगर उदाहरण देखेंगे, अगर लिखा हुआ है काली टोपी, काली टोपी, ये जो है आपका समस्त पद है। हम लोग जानते हैं कि समास होने के बाद जो पद बनता है उसे कहते हैं समस्त पद। उसे क्या कहते हैं मित्रों, उसे कहते हैं समस्त पद, उसे समस्त पद कहते हैं। तो काली टोपी क्या है, समस्त पद है। अब काली टोपी, काली यहां पर क्या है, विशेषण है, और टोपी क्या है, विशेष्य है। जिसे देख रहे हैं तो ये कौन समास हो गया, ये कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। अब इसका विग्रह क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि जो है इसमें जो है विशेषण विशेष्य है। मित्रों याद रखिएगा कि जहां पर विशेषण विशेष्य होता है उसका जब हम विग्रह करते हैं तो वहां पर हम दोनों के बीच में है जो का प्रयोग करते हैं, है जो का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए काली टोपी, इसका विग्रह कर रहे हैं काली है जो टोपी, काली है जो टोपी, ठीक है, विग्रह कर दिए। तो जहां है जो आया वो क्या हो गया, आपका कर्मधारय समास में आ गया, विशेषण विशेष्य हो गया। जैसे लंबा रास्ता, लंबा है जो रास्ता, ऊंचा पहाड़, ऊंचा है जो पहाड़, ठीक है।
सफेद कुर्ता, सफेद है जो कुर्ता। इस तरह से हम हर एक विशेषण और विशेष्य वाले शब्द का क्या करेंगे, समस्त पद का विग्रह हम करेंगे है जो से। इसलिए पहचान बता रहा हूं मैं कि जब लगे दिखे विग्रह किया हुआ है कि और है जो आ रहा है तो वह कर्मधारय समास में आ जाएगा। और यदि विग्रह नहीं किया हुआ, समस्त पद दिया हुआ है और उसका विग्रह करते हैं तो अगर है जो आता है तो कर्मधारय समास होगा। इस तरह का बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। एक अलग वीडियो में इसके पूरे समस्त पद पर बनाऊंगा, समस्त पद और विग्रह पद, क्योंकि कुछ कुछ समस्त पद कर्मधारय समास में ऐसे हैं जिसको लेकर संदेह होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस पर मैं जो है अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर इसमें बनाऊंगा तो और लंबा हो जाएगा। कर्मधारय समास के भेद भी हैं, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में पूछने जाते हैं, जब बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है उससे पूछे जाते हैं, भेद भी है, लेकिन उसको भी मैं एक अलग वीडियो बनाकर बताऊंगा कि ये भेद कौन कौन से हैं और क्या हैं, ठीक है, कैसे पहचानेंगे, इससे ये और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने इसे पहचान लिया विशेषण विशेष्य का, ठीक है। अब देखिए उपमेय और उपमान का जो है उदाहरण देखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहां पर दिया है सीता का मुख चांद के समान सुंदर है, ठीक। उसी संबंधित मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूं। देखिए इसी की जगह चंद्रमुख, चंद्रमुख, ये एक साथ होता है चंद्रमुख, ठीक। अब इसमें देखिए चंद्र है और मुख है, ठीक। तो देखिए याद रखिएगा उपमेय इसमें बताया क्या कि जिसकी तुलना की जाती है, यानी जो हमारे समक्ष है, जो हमारे समक्ष है। जैसे उदाहरण के लिए अगर ये आपका जो है मार्कर है, सफेद है, अब सफेद है, मार्कर का रंग सफेद है अगर बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कैसा सफेद है, तो मार्कर का रंग दूध जैसा सफेद है या दूध के समान सफेद है। अब देखिए यहां पर सामान्य सी बात हो गई। तो हमारे सामने क्या है मित्रों, हमारे सामने मार्कर है, तो जो हमारे सामने है वो क्या है, उपमेय है। और जो हमारे सामने नहीं है लेकिन हम सोचकर कल्पना करके उससे हम ला रहे हैं और इसकी तुलना कर रहे हैं, समानता दिखा रहे हैं, वो उपमान है। बहुत आसान समझना है यहां पर है। तो यहां पर भी अगर देखेंगे तो हमारे सामने जो है मुख सामने है, तो मुख क्या है, उपमेय है, और चंद्र क्या है, चंद्र उपमान है। तो जब इस तरह के जो आए, अगर इस तरह के आते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, तो उसके लिए देखो याद रखिएगा आपका रूपी, रूपी की तरह, के समान, इस तरह शब्द प्रयोग, जैसा शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, ये आपका जो है इसका विग्रह हो गया। अब देखिए चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, ठीक है। इस तरह से हम इसका और भी उदाहरण दे सकते हैं आपका। जैसे उदाहरण के लिए कुसुम कोमल, कुसुम कोमल, कोमल है लेकिन कैसा कोमल है, कुसुम की तरह है, तो कुसुम सा कोमल, कुसुम सा कोमल, कुसुम सा कोमल। अब देखिए सा आ गया, कुसुम जैसा कोमल, जैसा आ जाएगा, ठीक है। विद्याधन, विद्या रूपी धन, ठीक है, रूपी आ गया। यानी जब हमारे पास उपमेय उपमान वाले शब्द हो, ठीक है, समस्त पद हो, तो उसका विग्रह हम करते समय के समान, सा, जैसा, रूपी, इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जहां पर भी ये सारे शब्द आएंगे याद रखिएगा वहां हम समझ जाएंगे कि कर्मधारय समास है। तो मित्रों हम इसे अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि विशेषण विशेष्य के माध्यम से, उपमेय उपमान के माध्यम से अगर हम ये पहचान लेते तो ठीक है। अगर इसके अतिरिक्त भी हम देखते हैं कि है जो रहने से, ठीक, के समान, जैसा, सा, रूपी, इन सारे शब्दों का प्रयोग होने से वो किसके अंतर्गत आएगा मित्रों, वो आएगा कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह मित्रों हम कर्मधारय समास को आसानी से पहचान सकते हैं, उसकी परिभाषा को भी समझ सकते हैं। तो मित्रों इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में मित्रों याद रखिएगा कि हम लोग कर्मधारय समास के भेद पर चर्चा करेंगे, ताकि इसे पहचानना समझना और भी आसान हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।